बेटा एक बार मुझे फटाफट से जल्दी से मुझे बता दो, क्या ऑडियो वीडियो आपको क्लियर मिल रहा है? क्या अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भी टाइप का? जल्दी से एक बार मेरे को क्लियर कर दें, क्या अभी आपको ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? फिर हम जल्दी से बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, नए कंसेप्ट की बात करते हैं। एक बार कोई एक बच्चा आप मुझे कंफर्म कर दे जल्दी से, क्या ऑडियो वीडियो आपको प्रॉपरली मिल पा रहा है? यस सर क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे मैं बात करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पोर्शन है आपका एफएमएसएम के साथ में जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काफी वेटेज भी है, लेकिन बच्चा कई बार इसे थ्योरी समझ करके ओवरलुक करता है। कई बार सिंगल मार्क्स की बात करें, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, मार्क्स दोनों पर इक्वली मिलते हैं। अब जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसके पढ़ने का तरीका, इसकी स्टडी करने का तरीका हमारा डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है। लेकिन बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं, मैंने जो भी आपके लिए नोटिंग तैयार कर रहा हूं, जो भी आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, उस कंटेंट में पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये सारा का सारा कंटेंट इसी बेस पर ड्राफ्ट किया गया है, जैसे कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली कर पाए। इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, इसके हर एक टर्म, हर एक लाइन का मीनिंग गहराई से समझने की जरूरत है, तभी जाकर के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर कर सकते हैं। बेयर थ्योरी ना समझें, पॉइंट बाय पॉइंट सारे एस्पेक्ट्स रहेंगे, उन्हें रिटेन करके जरूर चलेंगे। यहां मगअप भी करेंगे, रटेंगे भी, क्योंकि रटना भी हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर हम इधर मगअप नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन में कई सारी चीजें हमारे माइंड से स्किप कर सकती है। तो मैनेजमेंट की बात करें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें, तो उस दौरान हमने क्या करना है कि बहुत सारा कंसेप्ट जो मैंने आपको जैसे प्रेजेंट कर रखा है, पॉइंट वाइज पॉइंट जो प्रेजेंट कर रखा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम यहां पर स्टडी करते हुए चलेंगे, उसी तरीके से जैसे कि आपका एमसीक्यू पैटर्न पर पेपर आता है। तो मुझे सहयोग करेंगे सारे बच्चे, एनर्जी दिखाएंगे, ऐसा नहीं करे ये तो थ्योरी का है, चलो सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में रट लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता। अगर अभी फोकस करके पढ़ोगे, अभी फोकस करके पढ़ोगे, तो उस दौरान जब आप एग्जामिनेशन के दौरान रिवीजन कर रहे होगे तो आपको चीजें जल्दी याद आएंगी और लंबे टाइम तक रिटेन कर पाओगे। दूसरा, जब मैं ये थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम पर हम ये कोशिश करेंगे कि ईच एंड एवरी लाइन का मीनिंग हमारे पास हो, क्योंकि अभी हम डिटेल क्लास में पढ़ रहे हैं। जैसे कल की आपने रिवीजन देखा, सुपरफास्ट रिवीजन, बच्चे बोल भी रहे थे बढ़िया रिवीजन। तो ऐसे रिवीजन में तो डायरेक्टली जैसे मर्जी है वैसे पढ़ लो, लेकिन मेन क्लास में हम उस पर्टिकुलर थ्योरी को स्पीड से ना खत्म करके हम कोशिश करेंगे कि हर एक लाइन का, हर एक कंसेप्ट का मीनिंग वैसे ही समझे जैसे लॉ को समझते हैं। क्योंकि मार्क्स अभी हमको इधर से भी मिलने वाले हैं और यहां से अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमारा पेपर थोड़ा सा ज्यादा बेटर जाएगा। चलो बेटा, सबसे पहले हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एसएम का आपका टॉपिक है, और इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है मैनेजमेंट क्या है। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे माइंड में आते हैं। जनरली जब मैनेजमेंट वर्ड आता है तो किसी इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट या हमारे स्कूल्स और कॉलेज का मैनेजमेंट ही हमारे ध्यान में आता है, हमारे फोकस में आता है। सिंपल सी बात समझना, आप सारे के सारे बच्चे हो, मोस्टली 11th 12th या ग्रेजुएशन बेस्ड बच्चे हो और अभी सीएस की पढ़ाई कर रहे हो, आपने ये जो वर्ड सुना है ना मैनेजमेंट, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पर स्कूल्स कॉलेजेस में सुना है कि मैनेजमेंट से जाके बात करो, मैनेजमेंट से जाके ये वाली बात बोल दो, मैनेजमेंट से जाके वो वाली बात बोल दो। आप बिना कुछ समझे कि मैनेजमेंट क्या है, आप किसी ऑफिस में पहुंच जाया करते थे कि हमसे बोला गया है कि मैनेजमेंट से जाकर के ये वाली बात बोल दो। कई बार आपको लगता था मैनेजमेंट में कौन पर्सन है, क्या ये सारे पर्सन मैनेजमेंट है, क्या ये सारा ऑफिस मैनेजमेंट है, क्या ये टेबल चेयर मैनेजमेंट है, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, या कोई एक सिंगल पर्सन जो प्रिंसिपल है या मैनेजर है, क्या वो मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट की मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैनेजमेंट जब आपके सामने आएगा तो आपके माइंड में क्या इमेज चलेगा, आपके माइंड में क्या आएगा?
कि मैनेजमेंट का मीनिंग, जैसे मैं CS प्रीति सिंह क्लासेस की बात करूं आपसे, तो मैनेजमेंट क्या है? CS प्रीति सिंह क्लासेस में CS प्रीति सिंह मैम मैनेजमेंट है, या मान के चलो वहां पढ़ाने वाले फैकल्टी, लेट सपोज KP सर, क्या ये मैनेजमेंट है? या फिर जिन डिवाइसेस के थ्रू आप तक क्लास पहुंच रही है वो मैनेजमेंट है, या फिर जो एप्लीकेशंस है वो मैनेजमेंट है, या फिर जो आपसे बात करने के लिए टेलीकॉलर्स होते हैं, जो आपसे बात करने के लिए मार्केटिंग टीम होती है, क्या वो मैनेजमेंट है? समझ में नहीं आ रहा सर मैनेजमेंट क्या है? कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट समझने की जरूरत है। बार बार हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैंने इतने सारे वर्ड आपके सामने बोले बच्चों, क्या मैनेजमेंट आपको दिखाई दे रहा है? बच्चे कह रहे हैं मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ रनिंग बिजनेस। बच्चों ने कहा कि सर ये बेकार की बातें जो आप बोल रहे हो, ये मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट एक आर्ट होता है जिससे हम बिजनेस को रन करते हैं, नो डाउट बेटा, मैनेजमेंट एक आर्ट होता है और कहीं ना कहीं उस मैनेजमेंट से बिजनेस को रन किया जाता है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ रनिंग बिजनेस, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या जो मैंने डिफरेंट पर्संस के नाम लिए CS प्रीति सिंह क्लासेस में, क्या मैंने रिसोर्सेज का नाम लिया CS प्रीति सिंह क्लासेस में, क्या ये सब कुछ मैनेजमेंट है या इसमें से स्पेसिफिकली CS प्रीति सिंह मैम ही मैनेजमेंट है? कई बार हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी होता है। मैनेजमेंट में क्या शामिल होता है ये हमारे मस्तिष्क में, ये हमारी इमेजिनेशन में चलना जरूरी होता है। एक वर्ड मैनेजमेंट आया, जैसे वर्ड पेरेंट्स आपके माइंड में आएगा, तो मैंने आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैंने आपके बोला आपके पेरेंट्स, तो बेटा पेरेंट्स की बात करेंगे तो पेरेंट्स में कौन कौन आएगा? सिर्फ मम्मी आएंगी या सिर्फ पापा आएंगे या मम्मी और पापा दोनों? क्या मदर फादर दोनों होंगे या फिर सिर्फ मदर या फिर फादर? पेरेंट्स वर्ड जब यूज किया जाएगा तो आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं? किसी ने बोला अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ, तो क्या बोलोगे घर पर? मम्मी आप ही को चलना है या पापा आप ही को चलना है या दोनों को चलना है? बोलो बच्चों बोलो। अगर कल को मैनेजमेंट वर्ड आपके सामने आएगा तो वही सारी थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चलना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, ऐसा क्या है जो मैनेजमेंट नहीं है। ये सारी बातें आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। मैनेजमेंट की बात करूंगा। मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, इट्स अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है बच्चों, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और कंटेनिंग ह्यूमन एलिमेंट्स। दैट मीन्स मैनेजमेंट में क्या होगा? ह्यूमन एलिमेंट्स होगा। सबसे पहली बात जो मैं आपसे बोल रहा था कि मैनेजमेंट में क्या होगा, तो इन्होंने बोला मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होगा जिसमें ह्यूमन एलिमेंट्स होंगे। ह्यूमन एलिमेंट्स मतलब उसमें पर्सन होंगे। दैट मीन्स मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ सर्टेन से पर्सन होंगे। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंटेनिंग अ ह्यूमन एलिमेंट एंड मेक्स मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। अब मैनेजमेंट की जब मैं बात कर रहा था प्रीति सिंह क्लासेस का, जब मैं आपसे एग्जांपल ले रहा था, तो मैंने बोला था क्या बोला था बच्चों? मैंने बोला था कि क्या प्रीति सिंह क्लासेस में प्रीति मैम मैनेजमेंट का पार्ट बनेंगी या फिर सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब भी मैनेजमेंट का पार्ट बनेगा? तो हमने बोला मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंटेनिंग ह्यूमन एलिमेंट्स। उसमें ह्यूमन एलिमेंट अवेलेबल होते हैं और वो करते क्या है? मेक्स मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस यानी मैनेजमेंट का काम क्या होगा? मैनेजमेंट का काम क्या होगा? मैनेजमेंट में ह्यूमन एलिमेंट्स होंगे और जो उनकी रिसोर्सेज हैं उनका मोस्ट एफिशिएंट यूज कर रहे होंगे। दैट मीन्स उनका मोस्ट एफिशिएंट यूज पॉसिबल बनाते हैं। और वो कैसे पॉसिबल बनाते हैं? थ्रू एंड विद द पीपल्स। पर्संस के साथ मिलकर के और साथ ही साथ में पर्संस के थ्रू। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैनेजमेंट कभी काम करेगा ही नहीं। मैनेजमेंट काम कर सकता है, मैनेजमेंट भी कुछ वर्क परफॉर्म कर सकता है। इनका कहना है कि जो रिसोर्सेज होती है ऑर्गेनाइजेशन की,
ये जो मैनेजमेंट काम क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज होती हैं उनका बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब लेस इनपुट ऑफ रिसोर्सेज और मैक्सिमम आउटपुट। तो मैनेजमेंट की जब बात की जाएगी तो माइंड में क्या चलना चाहिए कि ये कुछ पर्सन होते हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग होते हैं, कुछ ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं, बट ईच एंड एवरी ह्यूमन एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। हर एक पर्सन का मैनेजमेंट में शामिल होना जरूरी नहीं है। सेलेक्टेड से पर्सन होंगे, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे जो कि मैनेजमेंट का रोल परफॉर्म करेंगे, और उनके रोल क्या होते हैं कि वो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे, और रिसोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करके ही वो अटेन कर पाते हैं डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस। दैट मीन्स जब जब हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट वर्ड हमारे सामने आया, और मैनेजमेंट वर्ड की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है। देखो बेटा, ये जो थ्योरेटिकल है ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिंदी का इंग्लिश करना नहीं आता है। सारे बच्चे ध्यान से सुने, ये जो थ्योरेटिकल एलिमेंट है इनका ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हिंदी टू इंग्लिश नहीं कर सकते या खुद रीड नहीं कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं, जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके माइंड में डाल रहा हूं, जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं ओरली आपके सामने बोल रहा हूं, वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको लंबे टाइम तक, वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। ये सारी बातें आपको लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा बच्चों। तो मैंने आपसे बोला कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, और इन्हीं सारी बातों को, इन्हीं सारे एग्जांपल्स को आपने रिटेन रखना है, तो आपको जल्दी से याद रहेगा। आपके माइंड में जब भी चलेगा कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट ह्यूमन एलिमेंट्स रहेंगे। ह्यूमन एलिमेंट क्या करेंगे? आपकी रिसोर्सेज का मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे, और वो पर्संस के साथ मिलकर के भी कर सकते हैं और पर्संस के थ्रू भी कर सकते हैं। दैट मींस पर्संस को इन्वॉल्व कर रखा है कि आप काम करें, हम सिर्फ आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं। और जब ये मैनेजमेंट की बात की जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को तभी बेहतर ढंग से अचीव कर पाएंगे जब वो प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे, और उसी प्लानिंग का प्रॉपरली एग्जीक्यूशन कराया जाएगा, और वो भी मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर में। दैट मींस मैनेजमेंट की बात करें, वो ह्यूमन एलिमेंट्स जो प्लान करते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं प्लान बनाते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि कैसे हम अपनी रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अटेन कर पाए। तो मैनेजमेंट की बात करें, व्हाट इज मैनेजमेंट, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने, मैनेजमेंट की अगर बात करें, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। व्हाट इज मैनेजमेंट, उसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंटेनिंग ह्यूमन एलिमेंट, यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज इन इकोनॉमिकल मैनर एंड ऑल ऑफ दिस। तो अगर हम बात करेंगे तो मैनेजमेंट में ये सारी की सारी बातें शामिल हैं, सारे के सारे एस्पेक्ट शामिल हैं। कहीं ना कहीं ऑल पॉइंट्स पर हम टिक कर देंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला देयरफॉर मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है, मैनेजमेंट वर्ड में एक प्रोसेस यूज किया गया कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मैनेजमेंट कैन बी व्यूज एज प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं रहेगा कि एक बार आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, बस उसके बाद अब मैनेजमेंट की जरूरत नहीं, अब काम चलता रहेगा अपने आप। ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्लानिंग करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूस डायरेक्शंस देने पड़ेंगे, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारी रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, करने वाले पर्सन काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देयरफॉर मैनेजमेंट कैन बी व्यूज एज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। ये एक इस टाइप का प्रोसेस जहां पर कंटिन्यूसली काम होता रहता है, साथ ही साथ ये इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहता है, साथ ही साथ कंसंट्रेट ऑन अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कॉन्टिन्यूसली ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी कहीं ना कहीं अटेन करने के बारे में कंसंट्रेट करता रहता है। फोकस ऑन वर्किंग विद एंड थ्रू द ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। और जिस तरीके की जो वर्किंग चल रही है उन सारी वर्किंग्स को मैनेजमेंट टाइम पर फोकस करता रहता है। अपारेंटली अगर हम बात करें
रात को जब हम अचानक से सोने जा रहे हैं और उस दौरान हमारे माइंड में एक कंसेप्ट आ गया कि सर मैनेजमेंट क्या है, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया कि मैनेजमेंट क्या है, तो बच्चों माइंड में थॉट प्रोसेस हमारा क्या बोलेगा, मैनेजमेंट का क्या आंसर करेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स में हमारे मदर फादर दोनों ही आ जाते हैं, तो वैसे ही हम क्या बोलने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, क्या करता है, कंटेन करता है ह्यूमन एलिमेंट। ये ह्यूमन एलिमेंट करते क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को बेटर ढंग से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्कूल्स कॉलेजेस का मैनेजमेंट क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज करता था। लेट्स सपोज किसी क्लास में चेयर कम पड़ गए, तो क्लास टीचर ने बोला कि मैनेजमेंट से जाके बोलो कि चेयर कम है, तो मैनेजमेंट देखेगा कि किस क्लास में चेयर एक्स्ट्रा है, तो वहां से चेयर शिफ्ट करवा दी दूसरी वाली क्लास में। तो ये मैनेजमेंट कर क्या रहा है, उसने ये नहीं कहा कि क्लास में चेयर कम, जाओ परचेज करके लाओ। उसने कहा क्लास में चेयर कम है, देख लो किसी और क्लास में तो नहीं है, पहले उधर से शिफ्ट करो, उसके बावजूद जरूरत पड़े तो मार्केट से परचेज करेंगे। तो मैनेजमेंट की बात करेंगे, ह्यूमन एलिमेंट क्या करेंगे, मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, किसके थ्रू, पीपल्स के थ्रू। यानी कि मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को डायरेक्शंस देते हैं और उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली वर्क कुछ इस तरीके से होता है जो कि इकोनॉमिकल भी होता है और साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अटेन हो पाते हैं। जिस मोटिव से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चल रहे हैं वो हमारे मोटिव अटेन हो पाते हैं। ऐसे कुछ थॉट आपके माइंड में चलने चाहिए। क्या बच्चों आपको क्लियर हो रहा है? मैनेजमेंट की बात करें, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी भी टाइप का? यहां तक बताइए बच्चों, किसी भी टाइप का कोई डाउट तो नहीं? ईच एंड एवरी एस्पेक्ट क्लियर है आपको? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। यहां तक किसी भी बच्चों को कोई समस्या? आगे हम बात कर रहे हैं, क्लियर सर, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट तो हमने बात की हेरोल्ड कुंटूज के अकॉर्डिंगली। अगर हम बात करें तो हेरोल्ड कुंटूज ने एक बुक अपना पब्लिश किया, तो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। ये बुक किस पर्टिकुलर ऑथर ने लिखी, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इस टाइप से एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वैसे तो डेफिनेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डेफिनेशन किस पर्टिकुलर बुक से लिया गया या हेरोल्ड कुंटूज की बुक कौन सी है, इस टाइप से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। तो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल्स इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, इनका कहना है। मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में होते हैं और इनका काम क्या होता था, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ये काम को कराना, दूसरों से काम को कराना, थ्रू एंड विद द पीपल्स, यानी उनसे काम कराना या उनके साथ मिलकर के काम करना। यानी कि मैनेजमेंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम पर वो इटसेल्फ वर्क नहीं करता, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बाकी सारा काम, बाकी सारा वर्क प्रॉपर ढंग से होते रहना चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हमने यहां बात करी कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल्स इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, यानी कि हमारे जो मैनेजमेंट होते हैं जनरली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में होते हैं, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में होते हैं। कई बार बच्चों इनफॉर्मल ग्रुप होता है, कई बार फॉर्मल ग्रुप होता है। इनफॉर्मल ग्रुप की बात करें, जैसे अभी हम रास्ते में कहीं चल रहे हैं और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाने लगे, तो हम 4 लोग लगा रहे थे, 6 और इकट्ठे हो गए जय श्री राम, तो ये भी एक ग्रुप बन गया, ये भी एक समूह बन गया। बट ये समूह बेटा फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, क्योंकि इसका कोई किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। लेकिन लेट्स सपोज कोई सोसाइटी है और उस सोसाइटी में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के लिए हर एक फ्लोर वाइज या हर एक बिल्डिंग वाइज एक प्रतिनिधि बनाया गया और उन सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव को मिला करके एक रिप्रेजेंटेटिव कमेटी बनाई गई, रिप्रेजेंटिंग कमेटी बनाई गई, या उसको हाउसिंग बोर्ड बोला गया। तो वो एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हो गया। स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में डिफरेंट आपके एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि एक कॉमर्स स्ट्रीम होता है, एक साइंस स्ट्रीम होता है, एक आपका आर्ट्स स्ट्रीम रहेगा। तो कॉमर्स, साइंस, आर्ट स्ट्रीम के जो डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, सारे के सारे डिपार्टमेंट से कुछ पर्संस को मिला करके एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को हेड किया जा रहा है उस पर्टिकुलर स्कूल्स या कॉलेज के प्रिंसिपल या कहीं ना कहीं मैनेजर के थ्रू। तो वो एक जो ग्रुप है वो एक फॉर्मलाइज्ड ग्रुप है। वो ग्रुप है बच्चों क्या है, एक फॉर्मलाइज्ड ग्रुप है। तो इन्होंने बोला कि जो
अगर हम हेरोल्ड के अकॉर्डिंगली बात करते हैं कि ये एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं जहां पर वर्क को कराया जाता है या उनके साथ ही मिलकर काम करते हैं। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल्स। वर्ड एक यूज किया इन्होंने, आर्ट। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं बेटा, मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ते ही समझ जा रहे हो, चीजों को सुन ले रहे हो। क्या आप बेटर मैनेजमेंट हो जाओगे? क्या आप चीजों को सुनते ही आपके पास आर्ट्स डेवलप हो जाएगी मैनेजमेंट की? क्या मैनेजमेंट की नॉलेज आप तक पहुंचते ही क्या आपके पास एक आर्ट डेवलप हो जाएगी? यस या नो? जल्दी से बताइए। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह बात मैनेजमेंट की क्लियर है कि मैनेजमेंट दूसरों के थ्रू काम कराता है? यस या नो? बट आपको ये जैसे ही नॉलेज मिला, क्या आपके पास एक आर्ट डेवलप हो गई? बच्चे कह रहे हैं सर नहीं, आर्ट को डेवलप होने में टाइम लगता है। लेट्स सपोज बड़े सारे वर्कर हैं और आपको टॉप मैनेजमेंट में बिठा दिया गया और आपने वहां जाते ही मैनेजमेंट वर्कर से गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। गाली गलौज समझते हो? मतलब अपशब्द बोलना स्टार्ट कर दिए, ऐसे काम करो वैसे काम करो। अब आपका जो वर्कर है ना, वो करने क्या वाला है? वो काम नहीं करने वाला, वो काम का दिखावा करने वाला। अच्छा हम दिखाते हैं तुम्हें काम कैसे होता है। आपका रॉ मटेरियल, रेडीमेड गारमेंट्स बन रहे थे, जो कपड़ा काटने वाले वर्कर्स थे उन्होंने इस तरीके से कपड़े को काटा कि कपड़े को काटा ही काटा, फिर उसे सिलने लायक नहीं छोड़ा। मतलब वेस्टेज बहुत ज्यादा कर दिया। रॉ मटेरियल कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे शू मेकिंग इंडस्ट्री है तो वहां पर लेफ्ट हैंड के जूते बना दिए, राइट हैंड है ही नहीं, आप करो सप्लाई कैसे करोगे जी? काम तो चल रहा है, काम तो चल रहा है, बट काम क्या चल रहा है? कुछ इस तरीके से चल रहा है कि मैनेजमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता। कभी कभार क्या होता है, जैसे घर पर आपको कई बार काम कराया जाता है तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के फंडामेंटल इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मालूम है कि हमारा बच्चा बड़ा नालायक है, ये काम नहीं करेगा, इसे डांटेंगे तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो बैठ रहे इसे प्यार से चढ़ाते हैं, बेटा तुम्हारे लिए ये ला के देंगे, बेटा तुम्हारे लिए वो ला के देंगे। थोड़ी देर चढ़ाया, बेटा आज हम बाहर जा रहे हैं, तुम ये सारा काम कर लेना। बात समझ रहे हो? तो मैंने जो हमारे पेरेंट्स भी होते हैं कई बार वो भी मक्खन लगाते, मक्खन क्या, वो कई बार तो मक्खन के अंदर ही डाल देते हैं। मीनिंग हमने आपसे बात किया बच्चों, मैनेजमेंट की जब बात की जाती है तो ये काम कराने की भी एक आर्ट होती है, ऐसे ही नहीं हो जाता मैनेजमेंट। दैट मीन्स आर्ट डेवलप होती है, नॉलेज आपके पास हो। मैनेजमेंट इज अ साइंस, क्योंकि ये नॉलेज देता है कि हाउ टू मैनेज, बट उस नॉलेज को लेने के बाद उस नॉलेज को प्रैक्टिकलिटी में कैसे हम उतार पाते हैं, कैसे हम प्रैक्टिकली उसे पॉसिबल बना पाते हैं, दैट इज नोन एज आर्ट। आर्ट की बात करें, नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन उस नॉलेज को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाना ही अपने आप में एक आर्ट है। आज मैंने आपको पढ़ा दिया और मेरे पढ़ाते ही आप चीजों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आप इमीडिएटली सीख लेते हैं। बट एक सिंपल सी बात है बेटा, सीखना एक अलग बात है और दूसरों को सिखाना एक अलग बात है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी के अभी आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया, आपने फटाफट तीसरे पर्सन को कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया। डिलीवर करने के लिए उसके लिए भी ह्यूज एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, ह्यूज प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप ह्यूज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर भी डिलीवर करने की आर्ट्स आ जाएगी। तो आर्ट डेवलप होता है, पर्सन टू पर्सन डेवलप होता है। हर एक पर्सन की आर्ट अलग होती है। दैट मीन्स मैनेजमेंट का नॉलेज तो सबके पास सेम होता है, लेकिन उस नॉलेज को यूटिलाइज करके कैसे हम उसे बेस्ट टू बेस्ट वे में कहीं ना कहीं उसे एक्चुअलिटी में कर पा रहे हैं, तो वो सारी के सारे एस्पेक्ट हमारे आर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। बेटा स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स में, स्टार्टिंग में जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग में मैनेजमेंट की आपसे बात करूंगा, तो थोड़े से हम स्लोली चलेंगे, क्योंकि जगह जगह पर मुझे वो सारे वर्डिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो आगे जाकर के आपको एक संतुष्टि दे, रिलैक्सेशन दे, कि उससे आपको अच्छा खासा इंटरप्रिटेशन निकाल पाए। तो मैंने आपकी बात करी हेरोल्ड के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जब कुछ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनते हैं तो उनमें एक आर्ट्स होती है और काम कराने की, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल्स, ऐसा करके उन्होंने बोला। लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे, मैनेजमेंट थ्योरी जंगल किसने डिफाइन किया? हेरोल्ड कुंटूज ने। हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंगली बात करें, हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो हेनरी फ्यूल का जो बुक था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने डिफाइन किया टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट, टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड प्लान, कि मैनेज करना है क्या? फॉरकास्ट करना
और प्लान बनाना, टू ऑर्गेनाइज, और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, दूसरों को डायरेक्शन देना मतलब कमांड देना, और आपस में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए तो देखना कि काम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हेनरी फ्योल ने जो मैनेजमेंट को डिफाइन किया वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज, मैनेजमेंट के सारे जो पॉइंट्स एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सारे पॉइंट्स को बात करते हैं। वो सारे के सारे पॉइंट्स को उन्होंने डेफिनेशन में डाल दिया कि मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। मैनेज क्या है, मैनेजमेंट क्या है, वो क्या है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान। ये फोरकास्ट है, ये एक प्लान है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कमांड देना है, ये कोऑर्डिनेट करना है, ये कंट्रोल करना है। मैनेजमेंट है क्या, फ्यूचर को फोरकास्ट करो पहले, साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाओ। फोरकास्ट करो, करना क्या है, प्लान बनाओ, प्रॉपरली उनको ऑर्गेनाइज करो, फिर उसके अकॉर्डिंगली कमांड देना है, डायरेक्शन देना है, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना है, और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उनको कंट्रोल में रखना है। ऐसा ना हो जो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल से ही बाहर हो। तो पहले हमने बात किया बच्चों डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की, हमने बात करी, होरोल्ड की बात करी, हेनरी फ्योल की बात करी, पीटर ड्रकर की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट एज, अगर पीटर ऑफ ड्रकर की बात करें इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट एज मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन, एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है दैट मैनेजेस बिजनेस एंड मैनेजर एंड मैनेजेस मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। इन्होंने अपनी बुक में एक बात मेंशन करी, पीटर ड्रकर की अगर हम बात करते हैं, पीटर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट है क्या, ये मैनेज करता है। इन्होंने कहा ये मैनेज करता है, किस किस को मैनेज करता है, बिजनेस को मैनेज करता है। ये और किसको मैनेज करता है, बिजनेस के साथ साथ में ये मैनेजर्स को मैनेज करता है। मैनेजमेंट की बात करें तो ये किसको मैनेज करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, साथ ही साथ किसको मैनेज करता है, मैनेजर्स को मैनेज करता है। और इन्होंने क्या बोला, इसके साथ ही ये वर्कर्स एंड वर्क को मैनेज करता है, वर्क एंड वर्कर्स। तो इन्होंने बोला मैनेजमेंट है क्या, बोला डेफिनेशन में ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सी बात है, ये मैनेज करेगा किसको, बिजनेस, मैनेजर एंड वर्कर्स को। जॉर्ज आर टेरी की बात करें, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस consisting of planning, organizing, actuating, controlling, perform to determine and accomplish the objective by the use of people and resources। तो इन्होंने बोला, जॉर्ज आर टेरी ने क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या है कि एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, और जिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश बाय द ऑब्जेक्टिव। यानी दैट मींस सेम फंडामेंटल्स की कहीं ना कहीं जॉर्ज आर टेरी ने भी बात कर दी कि कहीं ना कहीं वही सारे जो मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं एलिमेंट्स को इन्होंने अपनी डेफिनेशन में डाल दिया। आगे हम बात करें, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, मैनेजमेंट इज अ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल्स। दैट मीन्स ये डेफिनेशन मोस्ट सिमिलर डेफिनेशन है। अगर हम बात करें हेरोल्ड की जो डेफिनेशन है उसका सिमिलर डेफिनेशन है, बट यहां पर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड जो ग्रुप की बात की गई थी वो बात यहां पर नहीं की गई है। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल्स। वही सारी डेफिनेशन इन्होंने रिपीट करी। अलग अलग पर्सन्स हैं, मोस्टली सारे के सारे पर्सन्स की डेफिनेशन सेम है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट इनफैक्ट एक आर्ट्स रहेगा, और इस आर्ट्स के थ्रू क्या करेंगे, इसमें कुछ पर्सन्स होते हैं, इसमें कुछ ह्यूमन बीइंग होते हैं मैनेजमेंट में। वो ह्यूमन बीइंग करते क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको कंसीडर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को बेटर ढंग से अटेन किया जा सके।
इसमें कुछ प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। जब जब प्रोसेस की बात करते हैं तो कुछ प्लानिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, साथ ही साथ हमने कुछ डायरेक्शंस भी देने होते हैं, कुछ कई बार कंट्रोल कहीं ना कहीं मेंटेन करने पड़ते हैं, और आपस में कोऑर्डिनेशन भी हमें अच्छे से बना करके रखना पड़ता है। ये ओवरऑल जनरल कंक्लूजन हमने अब तक निकाला। जब जब हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट की, तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की हमने यहाँ पर बात की बच्चों। तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में हमने सारी की सारी डेफिनेशन को कवर किया, और इसका एक ओवरऑल कंक्लूजन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, जब हम किसी डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें, डेफिनेशन की बात कर लें, उसी डेफिनेशन को जब टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, उसी डेफिनेशन से कंक्लूजन निकाल करके कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। मैंने आपसे कहा, लेट सपोज हम एक मीटिंग में सारे के सारे बैठे हैं, मैंने आप सबसे कहा कि बच्चों मीटिंग में सारे लोग आ चुके हैं, मीटिंग में रिया आने वाली है, रिया। तो बच्चों ने कहा कि सर रिया आने वाली है, और मैंने कहा जब वो आ जाए तो आप मेरे को कॉल कर लेना, मुझे कुछ थोड़ा सा अर्जेंट काम है, मैं उस पर्टिकुलर काम को कर लेता हूं। जैसे ही मीटिंग में रिया पहुंचे आप मेरे को बुला लेना। बच्चों ने कहा कि एक बात बताइए सर, ये रिया मीटिंग में जो आने वाली है, कैसे पता करेंगे वो रिया है? मैंने कहा बेटा रिया जब आएंगी तो बड़ी हंसमुख सी होंगी, हंसते मुस्कुराते हुए आ रही होंगी। एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। रिया की बात करें, बड़ी फुर्ती से चल रही होंगी, जल्दी जल्दी चल रही होंगी। जो पर्सन आते ही थ्रू आउट कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर रहा हो, थ्रू आउट इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, और आवाज भी थोड़ा लाउड सा होगा, थोड़ा तेज तेज ही बोल रही होंगी, तो आप पहचान लेना कि वो रिया है। यस या नो? हाइट करीब करीब ज्यादा होगी, लॉन्ग हाइट होगी, करीब करीब 6 फीट का हाइट होगा। ऐसे करके मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। बेटा ये जो बातें मैंने बोली ना, ये जो बातें मैंने बोली और आपको मीटिंग में जो बोल के गया, ये कहीं ना कहीं मैं रिया को डिफाइन करके गया कि रिया इन एक्चुअलिटी में कैसे दिखेंगे। बट ये सारी की सारी बातें, सारे के सारे एस्पेक्ट, ये है क्या? ये डिफाइन कर रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं कि रिया कौन है। और इन्हीं सारे पॉइंट को जब टुकड़ों में तोड़ के बोला जाए, अलग अलग टुकड़ों में बोला जाएगा, तो उसे बोल दिया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिया। तो बच्चों मैंने आपको जैसे रिया का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि रिया को आप कैसे पहचानोगे, वैसे ही हम बात कर लेंगे मैनेजमेंट को आप कैसे पहचानोगे। हाँ या ना बच्चों? अभी हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट क्या है, इसको हमें समझना है। एग्जाम में एक तो ऐसे करके क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्ट। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन बनता है, उसमें कॉन्टिन्यूअस एंड परपेचुअल प्रोसेस, गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द पीपल्स, इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको उनमें से ऑल ऑफ दीज का एक ऑप्शन भी मिलेगा, या हो सकता है उनमें से कोई एक सिंगल पॉइंट ही आए, बाकी सारी थिंग्स ना आए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट वाइज भी हमको रिटेन करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में, ये कॉन्टिन्यूअस एंड परपेचुअल प्रोसेस है। ये कॉन्टिन्यूअस एंड परपेचुअल प्रोसेस है। ये कॉन्टिन्यूअस एंड परपेचुअल प्रोसेस है। बेटा आपको मैं एक बात बता रहा था, अभी मैं डिक्लेयर कर देता हूं, बाद में मेरे माइंड से स्किप हो जाएगा, कि कल से जो भी बच्चे बोथ ग्रुप ले रहे हैं, आप लोगों को एक असुविधा फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कुछ बच्चों को क्लास आ रहा हो और कुछ बच्चों को क्लास नहीं आ रहा हो, मे बी पॉसिबल, ठीक है। अगर किसी बच्चे को क्लास, वो बोथ ग्रुप वाला बच्चा, अगर उसको कल नेक्स्ट क्लास से सेकंड ग्रुप की क्लास अगर उसे ना आए, क्लास अगर चालू हो जाए, तो एक बार मैसेज जरूर कर देना, आपको प्रॉपरली बैच में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं आपसे।
जनरली मैंने बैच क्रिएट कर दिया है, बट आज मैंने सारे बच्चों के लिए क्लास ब्रॉडकास्ट करी है, इवन दो ग्रुप 1 वाला ग्रुप 2 वाला कोई भी देख पा रहा होगा। नेक्स्ट टाइम जो क्लास ब्रॉडकास्ट होगी नेक्स्ट टाइम जो आपकी क्लास ब्रॉडकास्ट होगी जो ग्रुप 2 की, वो ग्रुप 2 के बैच में ही ब्रॉडकास्ट होगी। इस दौरान क्या होगा कि मे बी पॉसिबल कोई बच्चा अगर स्किप हो गया हो तो मैसेज कर देना मेरे को, उसे हम बैच में ऐड कर देंगे। ग्रुप 2 के बच्चों को बैच में ऐड कर दिया जाएगा। चलो बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसे हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात किया जाता है तो ये कॉन्टिन्यूअस एंड परपेचुअल प्रोसेस होता है। ये मैनेजमेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एंड परपेचुअल प्रोसेस होता है। ये कॉन्टिन्यूअस एंड परपेचुअल प्रोसेस होता है। इसका मतलब कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर चलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती। परपेचुअल सक्सेशन आपने एक वर्ड सुना होगा कंपनी लॉ के दौरान, मतलब कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर चलता रहेगा। अभी कुछ एक्टिविटी मैनेज हो रही है तो फिर कुछ और एक्टिविटी, फिर कुछ और एक्टिविटी, तो फिर कुछ और एक्टिविटी, इस तरीके से वर्क दर वर्क, एक्टिविटी टू एक्टिविटीज मैनेज होती रहती है, काम चलते ही रहते हैं। बेटा बोथ ग्रुप का एग्जाम जो होता है उसके लिए अगर हम बात करें तो उसमें आपका 8 दिन लगातार कॉन्टिन्यूअस एग्जामिनेशन होता है, विदाउट गैप एग्जामिनेशन होता है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चे बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली अब कुछ टाइम में, जैसे कि अभी अगस्त एग्जाम का रिवीजन वगैरह चल रहा है, ये सारा रिवीजन वगैरह जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो एक मैं बच्चों का ग्रुप बनाऊंगा और वो ग्रुप बनेगा उन बच्चों का जिनको मैं डेडिकेटेड बेसिस पर देख पा रहा हूं कि वो कॉन्टिन्यूअस लाइव क्लास में आ रहे हैं। ये ग्रुप में बच्चे की चॉइस नहीं होगी, इस ग्रुप में जाना बच्चे की खुद की चॉइस नहीं होगी। इस ग्रुप में जाना डिसाइड किया जाएगा हमारे थ्रू कि वो पर्टिकुलर बच्चा कितना सिंसियर है, लाइव क्लास कितनी ज्वाइन कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर क्लासेस में अवेलेबल होता है या नहीं होता है, क्वेश्चंस के आंसर वो किस तरीके से कर रहा है, टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है। बहुत सारी चीजें आपके मेजरमेंट होंगे, आपकी सिंसियरिटी, मतलब आप अपनी स्टडी के लिए जितने ज्यादा बरीड होंगे, जितने ज्यादा आप स्टडी कर रहे होंगे, जितना अच्छी आप तैयारी कर रहे होगे, जितने अच्छे से क्लास ले रहे होगे, उतने ही चांसेस है आपको उस स्पेसिफिक ग्रुप में आने के। क्योंकि मेनली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि ठीक है सर आप पढ़ा रहे हो, आप अपना काम खत्म करो, क्लास लेना ना लेना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम क्लास लें या ना लें, किसी दिन आए किसी दिन ना आए, मन करे तो ज्वाइन करें, मन करे तो ज्वाइन ना करें। तो और क्या हम प्लान करें जैसे हमारा मन करे, किसी ने हमको जैसे गाइड कर दिया वैसे ही प्लान कर लें। तो बच्चों इस टाइप से जब बच्चा कोई कर रहा होगा वो अपने तरीके से काम कर लेगा, और जो बच्चे हमारे तरीके से चलेंगे हम उनको थोड़ा सा स्पेशल कुछ बेनिफिट और दे के चलेंगे। अब एग्जाम की बात करें तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऐसे करके एग्जाम होता है। जैसे लेट सपोज एक आपका 2 तारीख का कंपनी लॉ का एग्जाम है, तो 3 तारीख का ये ग्रुप 1 का एग्जाम है, तो 3 तारीख का ग्रुप 2 का एग्जाम होगा, 4 तारीख का फिर ग्रुप 1 का एग्जाम होगा, तो 5 तारीख का ग्रुप 2 का एग्जाम होगा। ऐसे करके गैप रहता है। तो जो सिंगल ग्रुप करके दे रहे होते हैं उन्हें एक दिन का गैप मिलता है, जो बोथ ग्रुप दे रहे होते हैं उन्हें एक भी दिन का गैप नहीं मिलता। दूसरा, अब जब बच्चा बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहा होता है उसे ऐसा लगता है, जैसे 1-2 बच्चे ने मेरे से बात करी, जब बच्चा बोथ ग्रुप प्रिपेयर करता होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, मेरे को तो एग्जाम में बड़ी मुश्किल आएगी, क्या मुझे बोथ ग्रुप नहीं देना चाहिए, क्या मुझे सिंगल ग्रुप नहीं देना चाहिए। बेटा अगर आप बोथ ग्रुप 1 टाइम में देने की कैपेबिलिटी काबिलियत नहीं रखते, अगर आप बोथ ग्रुप के 8 पेपर आप 1 टाइम में तैयार नहीं कर सकते फुल टाइम स्टडी करने के बावजूद, तो शायद आपसे सीएस हो पाए, शायद ही हो पाए। बोथ ग्रुप देना या सिंगल ग्रुप देना प्रेशर बराबर होता है। आज आप पढ़ रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कल जो आज पढ़ाया गया, आज जो मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, कल फिर भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। आपने करना क्या चाहिए,
कि आज हम भूल गए, फिर उसे नेक्स्ट डे रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। सिंगल ग्रुप दे या बोथ ग्रुप दे, बच्चे को कॉन्टिन्यूस वे पर रिवीजन की जरूरत होती है। जितना प्रेशर सिंगल ग्रुप में होता है उतना ही प्रेशर बोथ ग्रुप में होता है। आप काफी सारे बच्चे यहां पर अभी अवेलेबल है, कोई ऐसा बच्चा जो ये बोले कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, जो सर आप पढ़ाते हो वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई बच्चा? ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ बोलने वाला हूं कैसे कैसे समझ में नहीं आएगा। जो वो बात अलग है कि जैसे मैंने पढ़ाया तो उसका मान के चलो 5% से लेकर के मैक्सिमम 2% से लेकर के 5% तक आपको समझ में नहीं आया, या हम बात कर रहे हैं 1% टू लेकर के 5% तक आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर 100% से मोस्टली आपको 95% चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होते होंगे, समझ में आते होंगे। मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको बेटा जब कंसेप्ट समझाए जाते हैं, मेरे थ्रू समझाए जाए या मैम के थ्रू समझाए जाए, तो आपको 95% कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आते होंगे? क्या आप सारे बच्चे मेरी इस बात से सहमत हैं? और जब 95% समझ में आते हैं, और सबके साथ एक प्रॉब्लम होता है कि समझ में आ गया, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे हमारे माइंड से स्किप करता है। 1 मंथ बाद तो कई बार स्किप कर ही जाता है। आप सिंगल ग्रुप दो या सिंगल सब्जेक्ट दो या फिर बोथ ग्रुप दो, सिंगल सब्जेक्ट भी दोगे उसमें भी उतना ही प्रेशर होगा, जितना एक सिंगल ग्रुप में होता है। सारे बच्चे आंसर कर दो बेटा, सारे बच्चों से पूछ रहा हूं। यह एक ह्यूमन नेचर होता है कि जितना हम पढ़ते हैं उतना कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं, और हमको लगता है कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, हम तो इस काम के लिए बने ही नहीं है। मैं आप सारे बच्चों को आश्वासन दे रहा हूं बेटा, एग्जामिनेशन में पास होने के लिए सब कुछ याद नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन में पास होने के लिए बस इतना चाहिए कि हमको अच्छे से समझ में आ चुका हो, हम बार बार रिवाइज करते रहते हो, हम भले ही भूल जाते हो लेकिन एग्जाम वाले दिन सारा रिवाइज कर पाए, ऐसा कुछ अपना सिस्टम डेवलप कर लें। जिस बच्चे ने एग्जामिनेशन वाले दिन सारा रिवाइज कर लिया और एग्जाम के जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आए उन्हें पढ़ के चला गया, उन्हें रिवाइज करके चला गया, इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतना कैपेसिटी आ गया उसके अंदर, उस बच्चे को कोई फेल नहीं करने वाला। एक एक ग्रुप करके पास होने वाले बच्चे, जो जॉब वाले होते हैं उनकी एक अलग मजबूरी होती है, लेकिन सिंगल ग्रुप करके पास करने वाले बच्चे रेयरली सीएस बन पाते हैं, इट्स अ फैक्ट। और जो बोथ ग्रुप 1 टाइम में निकालते हैं ना, वो एक झटके में सीएस बनते हुए चले जाते हैं। बच्चे कहने सर ऐसे कैसे होता है, लॉजिक देके बताओ। लॉजिक है बेटा, लॉजिक ये है कि जितना कम मेहनत करते हो उतने आलसी होते चले जाते हो। ध्यान से सुनना, हाँ बेटा, उसी के लिए रिवीजन सेशन, शॉर्ट नोट्स, बाकी वो सारी चीजें डेवलप करी जाएंगी और करवाई भी जा रही हैं आपको जगह, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जैसे हमने जीएसटी की बात करी, तो जीएसटी में जो आपको डिटेल कंसेप्ट पढ़ाया गया कुछ चैप्टर्स में, उनमें वो सारा का सारा मैं एग्जाम टाइम पर आपको रिवाइज करने के लिए नहीं बोलूंगा। एग्जाम टाइम के लिए स्पेशली शॉर्ट क्रक्स आपको मिलेंगे, सिर्फ वही पढ़ना है। इसके लिए हम बैठे रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये काम होगा, लेकिन समझ में आ रहा है। लेकिन मैं कुछ बात जो आपके माइंड में डालना चाहता हूं, पहले उन बातों को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो होता क्या है कि बोथ ग्रुप वाला बच्चा क्यों पास करता है। अब बोथ ग्रुप में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक जो बोथ ग्रुप की सिर्फ बातें करते हैं कि जी हमको बोथ ग्रुप देना है, सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं होती, इन नो स्टडी। कुछ टाइम तक तो वो बातें करते रहते हैं, क्लास लेते रहते हैं, बस हाँ कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी हाँ कभी ना, कभी आए कभी नहीं आए। लेकिन एक वो बच्चे होते हैं जिनको मालूम है बोथ ग्रुप देना होता है, तो वो 8 के 8 सब्जेक्ट की कॉन्टिन्यूस बेसिस पर क्लास लेता है। बोथ ग्रुप वाला बच्चा करीब मान के चलो डेली बेसिस पे क्लास ले रहा है, तो मिनिमम 6 आवर, अभी तो लाइव क्लास चल रहा है तो 6 आवर का क्लास ले रहा है।
साथ ही साथ डेली क्लास ले रहा है। सिंगल ग्रुप वाला देखना बेटा, एक पर्टिकुलर वीक में ये 6 दिन क्लास ले रहा है और ये 3 दिन क्लास ले रहा है। ये 18 घंटे क्लास में बैठता है, तो ये कितने घंटे बैठता है? 36 आवर क्लास में बैठ रहा है। बोथ ग्रुप वाले बच्चे की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज 4 घंटे गूगल ड्राइव से भी क्लास लगा लेता है, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर से क्लास लगा लेता है और 6 दिन क्लास लगाएगा, तो अगर हम बात करेंगे 24 घंटे ये अगेन क्लास लगाएगा, तो ये 60 आवर्स पर्टिकुलर वीक में पढ़ाई करेगा। क्योंकि ये तो सिंगल ग्रुप वाला है और इसके माइंड में क्या एक कंफ्यूजन आ जाता है, सिंगल ग्रुप ज्यादा जरूरत नहीं पढ़ने की, बोथ ग्रुप वालों को टेंशन लेनी, हम क्या क्या करेंगे टेंशन लेकर के, पढ़ने दो इन्हीं को, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे आराम से, फिर एक और ग्रुप निकाल लेंगे। 6 महीने की तो बात है, 50-60 साल की लाइफ मिली है, ज्यादा नहीं, और इसमें से 6 महीने बर्बाद कर दिए ना। सीएस ही थोड़ी करनी है सारी जिंदगी भर, 10 साल तक सीएस थोड़ी ना करते रहोगे, छोड़ो, गोली मारो सीएस को, नहीं होता तो मत करो, कुछ और काम करो, लेकिन करना है तो इसे 2 साल में करके साइड करो, क्योंकि लाइफ आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे मुश्किल मुश्किल काम कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। सीएस बनना ही हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज थोड़ी है, और इस चैलेंज को या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, दोनों में से एक काम होना चाहिए। मोस्टली जो ग्रुप 2 में अभी बच्चा है वो बच्चा है जो हिम्मत करके बोथ ग्रुप में बैठा हुआ है, वो अभी बोथ ग्रुप का दम लगा रहा है, ताकत लगा रहा है। बहुत सारे बच्चे तो एडमिशन लेने के बाद सरेंडर कर देते हैं, नहीं जी नहीं, सिंगल ही देना है, सिंगल देना है। सिंपल सी एक लॉजिक बात बताओ, बहुत बच्चों को मैंने नोटिस किया है जो बोथ से सिंगल पर आता है वो सिंगल भी नहीं कर पाता है। बेटर है कि बोथ में ही बने रहो और बढ़िया तरीके से करो। अब ये बोलोगे सर आप तो अपने फायदे की बात कर रहे हैं, मैं क्या फायदे की बात करूंगा, पैसे तो आप मुझे दे चुके हो, फीस तो आप मुझे दे चुके हो, अब नहीं भी करोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, पेमेंट करने के बावजूद मेरा क्या फायदा, फिर मैं क्यों सलाह देने लगा। लेकिन फिर भी मैं सलाह दे रहा हूं, इसका मतलब फायदे वाली बात है आपके, लेकिन बच्चा समझना चाहता है वही समझता है। बोथ ग्रुप की बात कर रहा हूं बेटा, ज्यादा घंटे पढ़ने की आदत पड़ जाती है इस बच्चे को। जब जिस बच्चे को ज्यादा पढ़ने की आदत पड़ जाती है, वो एग्जाम वाले दिन उसकी कमर दर्द नहीं करती पढ़ने में। वो रेगुलर डेज में अगर वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ता है कंसंट्रेशन के साथ, तो एग्जाम वाले दिन वो लगातार कॉन्टिन्यूअस 14 घंटे भी पढ़ सकता है। और वो बच्चा जो एग्जाम वाले दिन कॉन्टिन्यूअसली पढ़ेगा, 12 से 14 घंटे पढ़ेगा और सारा रिवाइज करके जाएगा, उसके पास होने की संभावना ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बोथ ग्रुप की एक साथ प्रैक्टिस करने से हार्डवर्क करने की आदत ज्यादा पड़ जाती है। ज्यादा मेहनत जब आपको होती है तो अकॉर्डिंग जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा जब मेहनत करते हो तो आपका एग्जाम टाइम पर भी ज्यादा हार्डवर्क कर पाते हो। तो बोथ ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आपके दोनों ग्रुप एक साथ धड़ल्ले से निकलते हैं। ऑफसेटिंग वगैरह वो सारे बेनिफिट तो है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट यह है हार्डवर्क, मेहनत करने की आदत आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बच्चों बोथ ग्रुप आपके लिए ज्यादा बेस्ट है कंपैरेटिवली आप सिंगल ग्रुप के जाते हो। तो पहली बात, हार्डवर्क करोगे एग्जाम टाइम पर आपको रिवीजन पढ़ने के लिए ज्यादा मिल जाए। सिंगल ग्रुप वाला क्या होता है, उसकी आदत कैसी होती है, सिंगल ग्रुप ही तो है, एमडब्ल्यूएफ में क्लास चलती है, एमडब्ल्यूएफ में पढ़ेगा, टीटीएस में एंजॉय करेगा, क्योंकि आज तो क्लास है नहीं, आज तो आराम से सोते भी हैं, आज कोई स्ट्रेस है ही नहीं। तो मेन चीज ये है कि सिंगल ग्रुप वाला बच्चा उतना रिलैक्स हो जाता है। होता क्या है कि बोथ ग्रुप वाले का पास का रिजल्ट आ रहा है और सिंगल ग्रुप वाला भी फेल हो जा रहा है। आज जो मैंने आपको बात बोली है, अपने दोस्तों को जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं नोटिस करते रहना, सिंगल ग्रुप वालों को भी नोटिस करते रहना, देखना कि सिंगल ग्रुप वाले कितना रिजल्ट निकाल देते हैं या बोथ ग्रुप वाले का कितना रिजल्ट निकलता है। मैं तो बेटा हमेशा ही नोटिस करता हूं, मैं ये नोटिस करता हूं कि बच्चा एक्सक्यूज दे रहा है या पढ़ाई कर रहा है। जो बच्चा एक्सक्यूज देता है उसके सामने गहरी समस्या आगे आई जाती है। जो बच्चा पढ़ाई करता है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बोथ या सिंगल, शिद्दत से लगे रहो, शिद्दत से पढ़े रहो, निकालोगे तो बोथ भी निकल जाएगा, नहीं तो सिंगल भी नहीं निकलेगा। ये फैक्ट है, और इस सच्चाई को आप जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, उतने जल्दी आप पास करने वाले हैं। 8 पेपर का स्ट्रेस नहीं ले सकते तो सारी लाइफ को कैसे चलाओगे। लाइफ इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड, ये तो कुछ भी नहीं है। बोलो ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये तो एंजॉयमेंट है, खाते हैं पीते हैं रिटेन कर लेते हैं, और वही सारी चीजें तो टिक करके आनी हो, जिसमें 3 तो पेपर एमसीक्यू है, आंसर मिलता है, 4 के 4 आंसर होते हैं, देखते ही याद आ जाता है यही वाला आंसर है, इतनी बार रिवाइज किया है याद आ जाएगा।
बाकी 5 सब्जेक्ट की बात करें तो सीएस में बहुत बढ़िया गैस चलता है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में से बहुत रिपीट होता है। और वो जो रिपीटेशन होता है बच्चों, वो जो रिपीटेशन होता है, एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा बोलो, हाँ अच्छा चलो, हाँ जी बेटा, तो हम यहां बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो हमने बात किया बेटा कॉन्टिन्यूअस एंड परपेचुअल प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस एंड परपेचुअल प्रोसेस। तो मैंने आपसे बात की बेटा कि सारे के सारे बच्चे जो बोध ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करो, रेगुलर एग्जाम होता है, डरने की जरूरत नहीं है, रेगुलर बेसिस पे दे पाओगे, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर पाओगे। और जो सिंगल ग्रुप वाले होते हैं उनको एक दिन का गैप भी मिलता है, वो गैप में भी नहीं पढ़ते, क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी हो जाती है 3-4 घंटे मैक्सिमम पढ़ना है, वो सारा रिवाइज करके नहीं जा पाते, किसी भी सब्जेक्ट का सारा रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो एग्जामिनेशन उनका सही से नहीं हो पाता। चलो, आप सारे बच्चे मेरी बात से सहमत हैं? जो भी बच्चे मेरी बात से सहमत हैं, जिनको भी ये बातें समझ में आ रही हैं, फटाफट से जल्दी से मेरे को हाँ करिए, हाँ जी सर, वी आर एग्रीड। और कभी भी जब डिमोटिवेशन मिले, आपको लगे कि आप बहुत ग्रुप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे से एक बार बात जरूर कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा था मैं, मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। यहां पर मैंने आपसे बोला कि मैनेजमेंट को जो समझा और उन्हीं सारे एस्पेक्ट को अगर हम टुकड़ों में तोड़ दें, पॉइंट्स में तोड़ दें, उन्हीं सारे के सारे एस्पेक्ट को हम पॉइंट्स में तोड़ दें, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट बन जाता है। मैंने बोला मैनेजमेंट को जो हमने कवर किया, उन्हीं सारे एस्पेक्ट को अगर टुकड़ों में तोड़ दें, पार्ट्स में तोड़ दें,